वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम मोस्ट बेहतरीन क्वेश्चन देख रहे हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं, चाहे आपका रीट का पेपर हो, चाहे आपका जूनियर एडिट का पेपर हो, और चाहे आने वाला यूपी टेट हो। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, सेम उसी पैटर्न पर और उसी सिलेबस को ध्यान में रखकर ही मैंने ये जो है प्रैक्टिस सेट में आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि जो बच्चा इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज से जुड़ा हुआ है उसको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है साइंस में, ये मैं 100% गारंटी से बोल सकती हूँ। तो चलिए अपने उस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने 1 से 5 प्रैक्टिस सेट करे, उनका टेस्ट भी करा, उन सारे 100 क्वेश्चन का रिवीजन भी करा। और आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे, जिसमें हम फिर से अपने आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कभी शून्य हो सकता है, ये हमें बताना है। तो देखिए, आपने अगर मोशन गति वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है वो शून्य हो सकता है। कैसे? सपोज मैं सर्कुलर मोशन में घूम रही हूँ, तो मैं इस पॉइंट से चली और वापस मैं अगर इसी पॉइंट पे आ गई, तो इस केस में मैंने डिस्टेंस तो ट्रैवल करा, लेकिन यहाँ पर जो मेरा विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो शून्य हो जाएगा। क्योंकि विस्थापन क्या होता है, वो आपकी शॉर्टेस्ट दूरी होती है, सबसे कम पॉइंट आने और जाने का। आप यहाँ पर चले और यहाँ पर ही वापस आ गए, तो यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जिसकी वजह से विस्थापन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है, औसत वेग है, वो भी ज़ीरो हो सकता है। क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, वो निर्भर करता है किस पर? डिस्प्लेसमेंट पर, विस्थापन पर। अगर विस्थापन ज़ीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है, तो उस केस में हमारी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। तो किस केस में यहाँ पूछ रहा था कि हमको ज़ीरो देखने को मिल सकता है जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी के केस में और विस्थापन के केस में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। बाकी कभी भी अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जीरो नहीं होगा अगर कुछ ना कुछ डिस्टेंस वहाँ पर अगर ट्रैवल हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डिस्टेंस कभी भी अगर आपने चला है तो वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, विस्थापन हो सकता है। डिस्टेंस आपका नॉर्मल दूरी होती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, वो आपकी शॉर्टेस्ट दूरी होती है। सपोज़ मुझे इस पॉइंट से यहाँ चल के मैं इधर आ गई, तो ये तो मेरा डिस्टेंस है, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट रास्ता क्या होगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक आ जाऊँ, तो ये जो रास्ता है शॉर्टेस्ट, ये मेरा विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चन है मोशन वाले चैप्टर से। व्हेन आ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जब एक कार चालक 10 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है और जब वो ब्रेक लगाता है, तो उसकी जो कार है वो 20 सेकंड में रेस्ट पर आ जाती है। तो उस समय जो 20 सेकंड में जो रिटार्डेशन हुआ, जो मंदता आई, वही यहाँ पर हमें बताना है। एक्सीलरेशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन रिटार्डेशन में वेलोसिटी जो वेग है वो घटता है और वो शून्य पर आ जाता है, क्योंकि कार पर ब्रेक लगाया तो वो 20 सेकंड के बाद जो है वो रुक गई। तो यहाँ पर हमें रिटार्डेशन बताना है। एक्सीलरेशन का उल्टा होता है, नेगेटिव साइन हमारा लग जाता है, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहता है मंदता के लिए। अब आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो हमारी फाइनल वेग होता है, वेलोसिटी होती है, उसमें से हम इनिशियल जो हमारा वेग है उसको घटा देते हैं, और वो जो परिवर्तन हो रहा है जितने समय में, वो हम नीचे लिख देते हैं, और यही हमारा त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। अब इस कार के केस में जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो 10 थी। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जब कार में ब्रेक लग गया और 20 सेकंड बाद वो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी जो अंतिम वेग होगा वो कितना होगा, वो तो आपका शून्य होगा। तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है वो ज़ीरो हो गया। और इनिशियल वेग हमारा कितना था, वो कार का 10 था, तो 0 - 10 हम यहाँ पर रखेंगे।
टाइम की जगह मैं कितना रखूँगी, कितने टाइम में ये जो है आपका ज़ीरो हो गया है वो हुआ है, टाइम की जगह यहाँ पर आ जाएगा 20 सेकंड। तो यहाँ पे जो तुरंत निकल कर आएगा वो कितना आएगा, -10/20, क्योंकि ज़ीरो में से -10 घटाएंगे तो वो -10 ही रहना है। यहाँ से ये कट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -0.5। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने एक्सीलरेशन निकाला है, तुरंत निकाला है। रिटार्डेशन के केस में क्या होता है, माइनस का साइन और अलग से आता है। ये तो ऑलरेडी -0.5 निकल कर आ रहा है, और अब अगर मैं रिटार्डेशन का साइन लगाऊंगी तो यहाँ पर माइनस और अलग से आ जाएगा। तो ये फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको मोशन से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं। अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो कार की चाल है वो कितनी है, वो 90 किलोमीटर पर घंटा है, सॉरी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज फॉर टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ब्रेक लगाने पर जो त्वरण है वो यहाँ पर हमें दे दिया एक समान कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो त्वरण का जो होता है मात्रक होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। सो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। जब ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा के तुरंत कार थोड़ी रुकी, पूरी तरह से रुकने में कार ने कितनी दूरी कवर कर ली। याद कीजिए कि विराम अवस्था में लाने से पहले कार ने कितनी दूरी कवर की वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता क्या क्या है, यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन पता है वो कितना है हमारा, -0.5 यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन है। और यहाँ पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जिसे हम u से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारी 90 किलोमीटर पर घंटा है, और आपको पता है ये मीटर पर सेकंड में ही होती है। तो पहले तो हम इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, और उसको चेंज करने के लिए इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 18 के टेबल में 95 टाइम जाएगा, और 5 जट कितना हो जाएगा, 25। तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, जो मेरा u है, अब वो कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सीलरेशन मुझे पता है मेरा कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर मुझसे क्या पूछ रहा है, वो डिस्टेंस पूछ रहा है। अब यहाँ पर डिस्टेंस आप कैसे बताएंगे, उसको बताने के लिए आप हमेशा जो तीनों मोशन की गति की इक्वेशन होती हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको रखकर आप ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए पता है फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी हमारी ज़ीरो हो गई, क्योंकि वो रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो लगा दूंगी, जिसकी इक्वेशन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, होती है v²= u² + 2as। ये आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, आपको वो वीडियो देखनी है, और उस वीडियो से क्या हो जाएगा, आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो तो ज़ीरो है, तो वो तो ज़ीरो का स्क्वायर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो मैंने 90 को कन्वर्ट कर लिया 25 में, तो वो 25 का स्क्वायर हो गई। ठीक है, और 2as, यहाँ पर ये जो s है ना ये डिस्टेंस ही है, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा क्योंकि हमें एक्सीलरेशन पता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा और यहाँ पर लिखती हूँ, इधर वाली साइड तो ज़ीरो हो गई है, और 25 का स्क्वायर करा तो वो कितना हो गया, 625 + 2। एक्सीलरेशन मेरा कितना है, 0.5, वो भी मेरा माइनस में यहाँ पर ये है, और s जो है वो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इस 625 को उधर ले जाऊँगी तो ये कितना हो जाएगा, -625 अपॉन में ये s यहीं पर रहने देना है। और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाना है, 0.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 1 हो जाएगा, वो भी कितने का हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। ये तो -1 s निकल कर यहाँ पर ये आ गया। इस -1 को मैं नीचे ले आऊँगी तो क्या होगा, इस माइनस से ये माइनस कट आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस है, जो s की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई, 625 मीटर निकल कर आ गई, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर है। ऐसे केस में हम ये जो मोशन की इक्वेशन होती हैं, तीनों इक्वेशन में से कोई सी भी इक्वेशन यूज़ करके जो भी चीज़ पूछी है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थर्ड इक्वेशन यूज़ की
थी, v² = u² + 2as, जहाँ पर ये s क्या था, डिस्टेंस ही था, तो यहाँ से मैंने डिस्टेंस निकाल लिया था क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और साथ में मुझे जो त्वरण है, जो एक्सीलरेशन है, वो भी क्वेश्चन में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कैंसर इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस डिजीज कम्स अंडर विच टाइप ऑफ, मतलब कौन से टाइप की ये डिजीज होती है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाली बीमारी है। यह रोग निम्न में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जन्मजात रोग नहीं होता, ना ही ये संक्रामक रोग होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो कैंसर है, जिसको वो आपके सामने बैठा है, तो उससे आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो ये गैर संक्रामक रोग होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछ रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक डिजीज, टीवी जिसको हम बोलते हैं, क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसका जो डायग्नोस होता है, इसका जो निदान होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच ऑल्सो कॉज द डिजीज। देखिए, जो इसका निदान होता है वो एक बैक्टीरिया से होता है। उसका नाम क्या होता है उस बैक्टीरियम का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोक्लोसिस नामक जीवाणु से निकलने वाले जो प्रोटीन है, उससे ही ये जो बीमारी है वो होती है, और यही इसके उपचार में भी कारगर होती है। तो हमें बताना है इस प्रोटीन का नाम, कि वो कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है और जिसको हम डायग्नोज में भी हेल्प करते हैं। तो वो जो प्रोटीन है वो होता है आपका ट्यूबरक्यूलिन। क्या होता है, ट्यूबरक्यूलिन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत अलग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्यूलिन। इसको पहचानना भी आसान था, तो इजीली आप, अगर आपको नहीं भी आता था तो आप तुक्का लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर नाम में ही ट्यूबर आ रहा है। तो कन्फ्यूज़न आपको या तो ए ऑप्शन में होता या डी में होता। तो अब आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, क्या होगा आंसर, ट्यूबरक्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन, जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, द पेशेंट इज एडवाइज टू टेक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम ORS बोलते हैं। तो पहली बात तो ORS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। द मेन कंपोनेंट ऑफ ORS सॉल्यूशन इज, तो ये जो ORS का घोल होता है, इसमें कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं ये हमें बताने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कौन कौन से घटक होते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटाशियम क्लोराइड, और साथ में आपका ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा और वाटर होगा। तो ये सारे आपके यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मुख्य घटक किसमें, ORS में। तो याद रखना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज और वाटर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच लेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, आपकी मैम इतनी मेहनत करती हैं तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कन्वर्टेड टू ओजोन। क्या होगा यदि जो पर्यावरण में हमारी पूरी ऑक्सीजन है, अगर वो ओजोन में बदल जाए, O3 में बदल जाए, तो उस केस में क्या होगा, इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल ऑल लिविंग फॉर्म। सीधा सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सारे एनवायरनमेंट की जो गैस है वो जहरीली हो जाएगी और जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, चाहे प्लांट पौधे हैं, चाहे हम हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज, अगर जो वातावरण है उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा आजकल हो ही रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वुड नॉट गेट इफेक्टेड। तो इनमें से कौन सा प्रभावित नहीं होगा, ये हमें बताना है। हीट जो है वो बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में, गर्मी की, पर्यावरण द्वारा बराबर गर्मी की मात्रा जो है वो बढ़ती है, बिल्कुल ये तो होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा पूछ रहा है कि कौन प्रभावित नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, बिल्कुल ये तो प्रभावित होती है। ग्लोबल वार्मिंग, ये भी ये तो बढ़ जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट तो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से प्रभावित होंगे। लेकिन जो
एग्जिस्टेंस है डेजर्ट प्लांट का वो प्रभावित नहीं होगा। जो रेगिस्तानी पौधे हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अलग सा क्वेश्चन था, अलग सा आंसर था, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और वहाँ हम इनको सॉल्व करने में थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन कोई इतने टफ नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टॉप सॉइल इज द बेस्ट फॉर वेजिटेशन। जो ऊपरी की मिट्टी होती है वो वनस्पति के लिए सबसे अच्छी होती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्टिव टॉप सॉइल आर। तो जो टॉप सॉइल है, जो ऊपरी लेयर है सॉइल की, उसके मुख्य घटक मेन कंपोनेंट क्या होते हैं ये हमें बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऊपर वाली जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जैसे पत्ते वगैरह हो गए बहुत पुराने, जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर बोल देंगे। तो जो ह्यूमस हो गया, पत्ते वगैरह जो भी चीज़ें मरी हुई सड़ी गली, वो सारी टॉप सॉइल में होती हैं। तो यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, और साथ में यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल तो होंगे, मिट्टी के कण तो होंगे। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं आएंगे टॉप सॉइल पर। अगर जैसे जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो टॉप सॉइल में नहीं होते, उससे नीचे होते हैं, क्योंकि अगर वो टॉप सॉइल में होंगे तो वो जो वहाँ पर इंसान या जानवर चलेंगे तो वो उनसे उनके पैरों में मर जाएंगे। तो वो उससे थोड़ा नीचे होते हैं। तो टॉप सॉइल में तो आपकी क्या हो जाएगी, ह्यूमस और सॉइल पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन द कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। एक कॉपर की आप अगर तांबे की प्लेट को बहुत लंबे समय तक अगर नम वायु में रख देते हैं खुली अवस्था में, इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। इस पर एक हल्की हरी रंग की परत जो है वो जम जाती है, और यही जो ग्रीन कोटिंग है हमें बतानी है ये किसकी होती है। तो ये होता है आपका मिक्सचर किसका, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये मिक्सचर होगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द टाइप ऑफ एनर्जी पॉजेज बाय अ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट यूपी टेट या जूनियर एडिट के लिए इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर उठाकर देख लीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो कौन सी एनर्जी होगी जब एक सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पर होगा, मतलब जब वो रेस्ट में होता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी। आप सोच रहे होंगे ये रेस्ट पे है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। देखिए जब यहाँ 3 पोजीशन होंगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन होंगी इसकी, ये मीन पोजीशन होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जब हम इस तरह से लाएंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर जो आपकी स्थिर ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन मीन पोजीशन पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कुछ हाइट है इसने अटेन कर ली, तो लेकिन जब हम मीन पोजीशन पर आते हैं तो जो हाइट है वो यहाँ आकर बिल्कुल जीरो हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, और ये जो ग्रेविटी है वो हाइट पर ही है, लेकिन यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी आपकी यहाँ पर जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से इस मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी ज़ीरो होगी। और यहाँ पर सिर्फ मीन पोजीशन पर हम ये बोलेंगे कि क्या होगी, यहाँ पर सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन पोजीशन पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लिख देंगे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगी, लेकिन याद रखेंगे मीन पोजीशन पर जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एच। एक बॉडी है ऊपर से गिराई जाती है हाइट एच से, आफ्टर इट हैज़ फॉलन टू द हाइट एच बाई 2। टोटल हाइट अगर एच है, जब वो आधी दूरी ऊपर से गिराई गई और जब वो आधी दूरी तक आ गई, एच बाई 2 हाइट तक आ गई, तो हमें बताना है कि वहाँ पर क्या होगा, वॉट विल पॉजेज। एक शरीर एच ऊंचाई से गिर रहा है, एच बाई 2 की ऊंचाई तक गिरने के बाद उसके पास होगा क्या। उस केस में उसकी देखिए जब यहाँ पर था, जब देखिए जब वस्तु की हम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, लेकिन जब वो मूव करने लगता है, मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर काइनेटिक गतिज ऊर्जा होती है। अभी जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट पर था तो वो उसकी पोजीशन थी, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल स्थिर ऊर्जा ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी वहाँ ज़ीरो होगी। लेकिन जैसे आपने उसको गिराया, आधे पर आने पर क्या होगा,
ऑलमोस्ट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काफ़ी मतलब कम हो चुकी होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो वहाँ पर ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर मोशन आ गया है। मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी और एग्जैक्ट हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं। याद रखना, इस तरह से हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिर ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द। जब हम एक कार्य करते हैं किसी भी वस्तु पर तो वो निर्भर नहीं करता किस पर। तो सीधा सा अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है वो कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कभी हम कॉस थीटा की वैल्यू भी लेते हैं जब वहाँ पर एंगल की बात हो रही होती है, जिसको फिर हम एफ डी कॉस थीटा की फॉर्म में बोल देते हैं। तो ये वर्क का फॉर्मूला है। यहाँ पर फोर्स होगा, यहाँ पर डी से क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। तो और ये थीटा क्या है, एंगल है। जब वस्तु और जो उसमें डायरेक्शन है उसके बीच में अगर कोण बन जाता है तब वहाँ पर कॉस थीटा आ जाता है। तो ये जो वर्क डन है वो किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर डिपेंड करेगा। और ये पूछ रहा है किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो कॉस थीटा है बिल्कुल उस पर भी डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये किस पर डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही है। फॉर्मूला पता था तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम टू विच मशरूम बिलोंग। ये जो मशरूम है, मशरूम किस में आती है, ये आपकी फंगाई में आती है। तो हमें बताना है मशरूम को कौन अच्छी तरह से वर्णित करता है, मशरूम के बारे में क्या हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये फंगाई हो और फंगाई आपको पता है वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, और सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो मृत जीवी को उनमें से जो पोषक तत्व हैं वो लेते हैं, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो मशरूम भी यही होता है। तो सैप्रोफाइट से आप यहाँ पर पहचान जाते, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बिल्कुल, फंगाई जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो आपका यूक्रियोटिक होता है। मल्टी सेल वाले ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूक्रियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, वो आपके जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जिनमें पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा वो आपके यूक्रियोटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा मशरूम के फंक्शन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अमंग द फ्लोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पायरोगायरा। तो यहाँ पर हमें बताना है जो स्पायरोगायरा होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पायरोगायरा क्या है। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि आप जो एनिमल जो मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया है एक बार आप उसको ज़रूर देखें। प्लांट किंगडम पर मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, आप उनको ज़रूर देखें। आई बटन में भी उनका लिंक आ जाएगा और लास्ट में मैं भी दे दूँगी, ताकि आप उनको देख लें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी फिर इन सब चीज़ों को समझने में। स्पायरोगायरा क्या है, ये आपका एक एल्गी होता है, शैवाल होता है। तो हमें इसके कुछ गुण बताने हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें इसकी एक्सप्लेन करनी है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्पायरोगायरा काफ़ी एग्जाम में आता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है आगे बन जाए। इसमें फिलामेंटस होते हैं, इसमें फिलामेंट होते हैं, कुछ इसी तरह से होता है। ऐसे ऐसे करके आपको दिखने को मिल जाएगा, आप डायग्राम देख सकते हैं नेट पर। इसमें फिलामेंटस होते हैं। इसमें प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो होते हैं वो इसमें होते हैं। बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ इसमें पायरेनॉइड जो होता है वो भी इसमें प्रेजेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं जिनकी हमें मैचिंग करनी है। यहाँ पर हमें बताया है कुछ बैक्टीरियो के नाम या कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर बताई हैं और बताया है कि वो किस किस चीज़ में यूज़फुल होती हैं, कौन कौन से एक्शन कार्य वो करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस है, ये आपका किस में पाया जाता है, ये कर्ड फॉर्मेशन, दही के जमने में यही जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, यही जिम्मेदार होता है। तो पहले का तो आपका डी से कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसा हमारा 2 ही ऑप्शन में है, फर्स्ट और सेकंड में। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मलेरिया होता है। तो सेकंड का सी हो जाएगा, और ये हमारे पहले ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। लैक्टोबैसिलस होता है कर्ड फॉर्मेशन में, प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में होता है, और वायरस से क्या होती है, एड्स होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छी
अच्छी लग रही है तो फिर से बोल रहे हैं प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। इससे सिर्फ टीचर को एक मोटिवेशन मिलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो गई, क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करती हूँ। मैं चाहूँ तो कहीं से भी कट पेस्ट करके, कोई भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ पर इजीली ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं हमेशा बच्चों के फ्यूचर को लेकर सोचती हूँ कि जो भी कंटेंट उनको दिया जाए वो बेस्ट हो, वो कहीं ना कहीं उनके लिए यूज़फुल हो, और उसी तरह के क्वेश्चन मैं हमेशा सेलेक्ट करती हूँ, खुद से टाइप करती हूँ। तो बस इतना ही एक्सपेक्ट करता है एक टीचर उसके बदले में, कि आप थोड़ा सा लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीशियम हैज़ टाइनी हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन ऑल अराउंड आउटसाइड देयर शेल। देखिए इसकी सेल है और इसके बाहर इस तरह से आप देख रहे होंगे हेयर हैं इसके पूरे अराउंड में, ठीक है, आउटसाइड द सेल, दैट गिव द पैरामीशियम लोकोमोशन। यह इसको गति प्रदान करने में मदद करता है, और ऑल्सो हेल्प द फूड टू मूव इट्स इन ओरल कैविटी। जो अंदर इसका ओरल कैविटी है उस तक खाना पहुँचाने में भी ये जो इस तरह से यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन बाहर निकले हुए हैं ये मदद करती हैं। तो हमें बताना है ये जो लोकोमोटिव ऑर्गेनल है इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीलिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये पैरामीशियम का आपका डायग्राम भी यहाँ पर दे रखा है, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ से फिर ये प्लांट किंगडम वाला क्वेश्चन आ गया, और प्लांट किंगडम के लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, उन दो वीडियो को अगर आप देख लेंगे प्लांट किंगडम की तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। आई बटन में लिंक आ रहा होगा तो आप उसको ज़रूर देखें। एंजियोस्पर्म इज़ अ डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। दो बेसिस पर हमने प्लांट को बांटा था, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म की, जो जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत बीजी, इनकी मुख्यतम कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किन बेसिस पर हम इनको प्लांट को बांटते हैं। इनकी जो सीड होती हैं, जो बीज होते हैं वो ढके हुए होते हैं, और इनमें जो है जो इनकी सीड है वो फ्रूट्स के अंदर वेल डिफाइंड ढके हुए होते हैं। यही एंजियोस्पर्म की खासियत होती है, और इसी बेसिस पर हम प्लांट को कैटेगराइज कर देते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या हो जाते हैं, नग्न बीजी, जिनके जो बीज हैं वो फ्रूट के बाहर निकले होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गए, तो बीज कोट से ढके होते हैं और फलों के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही डिफाइन करता है किसको, एंजियोस्पर्म को, आवृत बीजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच एडेप्टेशन ऑफ द फ्रॉग डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द फिश। मेंढक का कौन सा अनुकूलन इसको मछली से अलग करता है। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा इजी ही रख दिया है, बताइए यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं। एबिलिटी टू लिव इन वाटर ऑल्सो, यही तो अलग प्रॉपर्टी है। मेंढक जो है वो ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, तो यही इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है कि मेंढक पानी में भी रह सकता है, लेकिन जो मछली होती है वो सिर्फ पानी में रह सकती है, लैंड पर नहीं रह सकती। बाकी दोनों अंडे देते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है दोनों की, है ना, और यहाँ पर इनकी जो श्लेष्म ग्रंथि है वो इन दोनों में होती है, जिसकी वजह से इनकी जो स्किन है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, श्लेष्म में इनकी स्किन होती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी तो दोनों में होती हैं, लेकिन पानी में भी रहने की क्षमता है वो फ्रॉग से इसको अलग कर देती है, क्योंकि ये लैंड में भी रहता है और पानी में रहने की क्षमता भी जो है वो मेंढक से इसको अलग कर देती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब द कंपाउंड। जो यौगिक होते हैं उसका वर्णन कौन सा यहाँ पर नहीं करता। एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं तत्व, और या फिर यौगिक होते हैं तत्व वो होते हैं जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे O2 बोल दिया ऑक्सीजन, तो वहाँ पर सारे जो एटम हैं वो किसके हैं, सारे जो परमाणु हैं वो किसके हैं, वो ऑक्सीजन के हैं। अगर मैंने सल्फर बोल दिया तो उसमें सारे जो परमाणु हैं वो सल्फर क्या होता है, S8 होता है, तो उसमें सारे जो एटम हैं वो किसके हैं, सल्फर के हैं। तो जब एक ही प्रकार के एटम होते हैं तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एलिमेंट होता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा प्रकार के आपके एटम होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन का भी एटम है और इसमें ऑक्सीजन का भी एटम है, जैसे H2O पानी, इसमें हाइड्रोजन के भी एटम हैं और ऑक्सीजन के भी एटम हैं। तो इस तरह से क्या कहलाते हैं, ये कंपाउंड कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो यौगिक के बारे में, इट कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, बिल्कुल यहाँ 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, जैसे H2O में यहाँ 2 तत्व हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये एक शुद्ध पदार्थ होता है, बिल्कुल। जो पानी है उसमें सारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो H2O ही होंगे, तो ये एक शुद्ध पदार्थ है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है।
इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूट बाय द फिजिकल मीन्स। इसको हम क्या पानी में से H2O को अलग कर सकते हैं? नहीं, फिजिकल मीन्स से तो नहीं कर सकते, केमिकली हो सकता है, लेकिन फिजिकली जो है वो हम इसको, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके अंदर हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो गलत है, कौन सा इसको सही डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो डी ही होगा। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन ऑफ मास। नहीं, ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं। H2O जो है उसका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन होगा जो पानी को बना रहा है, तो ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं। और यहाँ पर ये बोलता है ये द्रव्यमान में किसी भी अनुपात में मिश्रित होते हैं, तो यही बात यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पर गलत हो गया। तो इस तरह से ये जो हैं आज हमारे क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। बस इसी तरह इस सीरीज से जुड़े रहना है और आप देखेंगे इसका बेनिफिट अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको होगा। थैंक यू वेरी मच।